हे गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप सो आप बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होगे। मेरे सामने खड़ी है भाई ड्यूक 390, मतलब 390 सीसी या फिर अगर 400 सीसी में अगर आप बाइक देख रहे हो ना, बीस्ट है भाई ये। मतलब जो प्राइस आप पे करते हो, जो फीचर्स आपको ये बाइक ऑफर करती है ना, मतलब अल्टीमेट है। बट यहाँ पर यार आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस भी निकल करके आ रहे होंगे कि भाई ये बाइक है तो इसका कोई कंपटीशन तो होगा। तो आज हम लोग एक ओनर से जानने वाले हैं कि उन्होंने 390 ही क्यों लिया, इस लिस्ट में और भी कुछ बाइक्स हैं लाइक डोमिनार 400 है, उसको क्यों छोड़ा, या फिर अगर मैं 300 सीसी के आसपास में भी देखूँ या फिर इसके बजट के आसपास में देखूँ तो बहुत सी बाइक्स आती हैं। तो उन सारी बाइक्स को छोड़ने का क्या रीजन था, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो ये है अपने भाई नवीन भाई। कैसे हो नवीन भाई? बहुत अच्छे हैं भैया, आप कैसे हो? बस भाई मैं भी बढ़िया हूँ। तो ये है भाई, मतलब देखो इन्होंने ना वीडियो बनाने से पहले मुझसे एक चीज़ बोल दी, जो चीज़ पूछनी है बस पूछते चले जाओ, उसका आंसर मिलता चला जाएगा कि कैसी है कैसी नहीं। सबसे पहली चीज़ मेरा क्वेश्चन ये है, ये बाइक आज से कितने टाइम पहले ली थी और कितने रुपए की ली थी? भाई ये बाइक ली थी मैंने 13 सितंबर को 2022 में, ठीक है। उसके बाद मतलब ये मैंने ली थी 3,52,000 रुपए की ऑन रोड। उस टाइम पे एक्स शोरूम प्राइस चल रहा था 296 का। अच्छा। लेकिन भाई मैं एक ना ये चीज यहाँ पे जरूर से कंफर्म करूंगा आप लोगों को कि जब आप बाइक अपनी लेने जाओ ना, तो एक बार अपने इंश्योरेंस पे नेगोशिएशन जरूर से कर लेना। मुझे लगता है कि वहाँ पे आप 5 से 10,000 रुपए बचा सकते हो। अच्छा। उसके बाद इसके साथ ना कभी हेलमेट मत लेना, क्योंकि वो बहुत खस्सी हेलमेट देते हैं आपको। किसी काम का नहीं है, 1,000 रुपए आपसे एक्स्ट्रा चार्ज उसमें भी ले लेंगे। तो एक बार ना इंश्योरेंस का बाहर से पता कर लेना, क्योंकि कुछ पैसे आप जरूर से यहाँ पे बचा सकते हो इंश्योरेंस पे। अच्छा चलो भाई, ये आपने सबसे पहली चीज बता दी। आपके मन में मतलब लाइक 3 लाख कुछ 60,000 रुपए मान लेता हूँ मैं। बिल्कुल बिल्कुल। इस बजट में और भी बाइक्स हैं, कुछ नेकेड भी मिल जाएंगी, कुछ फेड भी मिल जाएंगी। लाइक मैं डोमिनार 400 के भी बारे में पूछना चाहूंगा, उसको छोड़ करके इसकी तरफ आने का क्या रीजन था ऐसा? तो भाई इसकी ना मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ, मतलब एक बहुत ही जल्दी खत्म करूंगा। मेरा एक्चुअली ना कभी भी प्लान था ही नहीं कि मुझे ड्यूक 390 लेनी है। अच्छा। ठीक है, तो मेरे को सबसे पहले ये था, मैं मारुति में इंटर्नशिप करने जाता था इंजीनियरिंग में। तो मुझे ये था कि यार स्प्लेंडर ऐसे ही है, मजा नहीं आ रहा है, कुछ बाइक अपग्रेड करते हैं। अच्छा। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि भाई एनएस लेते हैं 200 सीसी में, क्योंकि भाई एनएस कितनी लव्ड बाइक है, किसी को बताने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल। तो सबसे पहले सोचा एनएस लेंगे, लेकिन फिर थोड़ा सा डिले हो गया तो सोचा कि यार नहीं, अब छोड़ो, एनएस नहीं लेते। जब मतलब बोलते हैं ना कि मार्केट में बंदे को एक बार घुमा दो तो उसका मन बदलता रहता है। बिल्कुल। तो भाई एनएस कंफर्म वहां पे खत्म कर दी कि नहीं लेनी। फिर सोचा थोड़ी और पावर लेते हैं, तो डोमिनार 250 के बारे में सोचा कि भाई डोमिनार 250 लेंगे। अच्छा। फिर भाई उस पे भी थोड़ा सा 2-3 दिन का, मतलब ऐसे 8 दिन लग रहे थे, उसकी वेटिंग चल रही थी। ट्रक्स वगैरह आ नहीं रहे थे पॉल्यूशन की वजह से, तो वेटिंग की वजह से 8 दिन लगते, तो वो भी कैंसिल कर दी। फिर उसके बाद सोचा कि चलो अब 8 दिन रुकी रहे हैं, तो एक ना डोमिनार 400 खड़ी हुई थी RRAG यहाँ पे शाहदरा में खड़ी हुई थी। तो सोचा उसको उठा के लाते हैं कल, लेकिन फिर वो वाली सेल हो गई थी। अच्छा। तो फिर और मतलब टाइम मिल गया सोचने का। फिर सोचा कि यार ये इतनी भारी भारी बाइक है ना, लेनी ही नहीं है। एक सिंपल सिटी के हिसाब से पावर भी हो और वेट भी अच्छा हो, जो सिटी में मैनेज हो जाए और लॉन्ग टूर भी करा जा सके उससे। डिसाइड कर लिया कि ड्यूक लेनी है 250 वाली। ठीक है। अच्छा 250, अभी भी 250 पे हो? ठीक है। फिर ड्यूक 250 कंफर्म, बिल्कुल लेनी है ड्यूक 250। फिर भाई 1 महीना हो गया इस चीज को, क्योंकि उस टाइम सेमीकंडक्टर शॉर्टेज चल रही थी। तो शॉर्टेज की वजह से स्टॉक आ नहीं रहा था, तो बहुत दिक्कत आ रही थी। और ऑरेंज अलॉय व्हील वाली मुझे चाहिए नहीं थी। 250 में एक सिल्वर कलर आता था पहले, वो वाली चाहिए थी और वो मिल नहीं रही थी। तो 1 महीने वेट किया। फिर एक बंदे ने बोला कि हमारे पास बाइक आएगी, लेकिन फिर 3 सितंबर को पता चलता है कि भाई नई कलर स्कीम लॉन्च हो गई है। अच्छा, पूरी ड्यूक सीरीज की। ठीक है। तो नई कलर स्कीम लॉन्च हुई, तो एबोनी ब्लैक कलर आया था, बहुत तगड़ा मैट कलर था। उसके बाद ब्लैक अलॉयज थे, बहुत प्यारा लग रहा था। भाई यहाँ पे थोड़े थोड़े ऑरेंज उसमें एक्सेंट्स थे, तो वो वाला डिसाइड हो गया था कि ये लेना है। लेकिन वो भी फिर भाई शॉर्टेज की वजह से नहीं मिल पाया। बस 13 सितंबर को मैंने कोई 20 डीलरशिप पता कर ली थी, मैंने चंडीगढ़ तक फोन मिला लिया था। अच्छा। तो फिर वहाँ पे मतलब यहाँ पे ओखला में है, और भाई मैं देखो ऐड नहीं कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ, बहुत अच्छी डीलरशिप है, आप जा सकते हो, क्योंकि सर्विस एक्सपीरियंस और सेल्स एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। अच्छा। तो ओखला वाले का मुझे एक दिन में सो के उठा ऐसी। तो मतलब एक और चीज इसमें ऐड करना चाहूंगा कि 12 सितंबर को मेरा बर्थडे आता है, तो ऐसी खुशी खुशी में ना मैं यजदी पे चला गया था। अच्छा, यजदी पे? और यजदी में ना मैंने उनकी वो भी बुक करवा ली थी, रोडस्टर। अच्छा रोडस्टर। फिर 13 को जब मैं सो के उठा तो मुझे एकदम से फोन आता है कि सर आपकी बाइक आ गई, और उसने मुझे ये नहीं बताया कि 250 नहीं आई है, 390 आई है। अच्छा। उसने कहा सर आपकी बाइक आ गई, और मैंने उसको बोला भी ये होता सबको कि भाई मैं बुक नहीं करवाऊंगा, फुल कैश लेके जाऊंगा, जब देनी हो तब बता देना। तो 13 को 3 बजे उठ के मुझे फोन आता है दोपहर के बाद कि सर आपकी बाइक आ गई है। और तो मैं गया, अलग ही मतलब एक्साइटमेंट होगी उस टाइम। और मैं गया तो वहाँ पे 390 दिख रही थी। तो इसको भी कोई ले जाता, तो भाई मैं कहता मुझे यही दे दे। तो मैं 8 बजे अपनी बाइक घर ले आया था। तो ये भाई पूरी स्टोरी है। तो अच्छा, मतलब जैसे ये, चलो आपने ये चीज बोली कि मतलब सारी की सारी चीजें बता दी। इस बाइक के साथ डोमिनार कभी चलाई है, मतलब 400 चलाई? डोमिनार चलाई है। और उसमें और इसमें डिफरेंस मतलब कुछ लगा आपको सच में? भाई डिफरेंस मैं बताता हूँ। जब ये बाइक 80, 90, 100 जाती है ना, तो ये बहुत स्टेबल चलती है, बहुत अच्छी स्मूथ रिफाइंड
ग्राइंड चलती है और ऐसा लगता है कि आप इसको और भी भगा सकते हो। ठीक है। लेकिन जब आप डोमिनार को 90 100 लेके जाते हो ना, तो मैंने थोड़ा सा नोटिस किया है कि डोमिनार ना हल्की सी झूलती है आगे वाले टायर में ना, थोड़ा सा लगता है कि भाई इशू है। अच्छा। हो सकता है वो उसी व्हीकल में थोड़ा सा दिक्कत हो, लेकिन मतलब डोमिनार का एक एग्जॉस्ट नोट वगैरह और पूरा एक अर्गोनॉमिक्स वाइज देखा जाए ना, तो इस पे कहीं ना कहीं ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है उससे। अच्छा। और ये वाली ज्यादा अजाइल फील होती है उस वाली से। स्मूथ डोमिनार 400 भी बहुत है, अगर आपका बजट अलाउ इसको नहीं करता तो आप 400 जरूर से ले सकते हैं। लेकिन एक होता है ना कि थोड़ा लुक वाइज और थोड़ा एस्थेटिकली प्लीजिंग मुझे ये ज्यादा लगी, तो मुझे इतने पैसे देने वर्थ लगे। अच्छा, एक चीज और पूछना चाहूंगा यहाँ पर, मतलब जैसे इतना जो बजट था आपका, तो सिर्फ नेकेड बाइक की लिस्ट में थी या कोई फेड भी रखी थी, लाइक अपाचे 310 आ रहा? एक्चुअली फेड का ना मैं बताता हूँ, मेरे मामा के पास ना फेजर थी कभी बहुत पहले। अच्छा। और मुझे आज तक ना ये समझ ही नहीं आई, मतलब जब तक मुझे दिखे ना कि मेरा स्टीयरिंग कितना मुड़ रहा है, मुझसे वो चलती नहीं है। समझ गया। तो मेरे दोस्तों के पास R15 है, तो वो भी मुझे कई बार ऑफर करते हैं कि भाई तू चला के देख, ये देख। तो मैं कभी नहीं चलाता क्योंकि मुझे खुद से कॉन्फिडेंस नहीं आता कि मैं चला पाऊंगा या नहीं चला पाऊंगा। बिल्कुल। तो वहाँ पे स्टीयरिंग टाइट लगता है, तो इस वजह से मतलब सोचा था कि RR 310 ले लेते हैं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि यार 310 और इसकी ड्यूक की पावर में भी कोई ज्यादा फर्क नहीं है, मतलब वैसे 250 से कंपेयर कर रहा था उस टाइम पे, 30 और 33 ये तो था नहीं मतलब उस टाइम पे ऑप्शन। तो फिर यार मैंने सोचा कि नहीं भाई KTM पे ही जाएंगे, ये TVS वगैरह ऐसे ही है, सर्विस में बाद में तंग करेंगे। चलो भाई देखो, ये सारी की सारी कहानी तो सुन ली, अब मेन मुद्दे पे आते हैं। ठीक है। प्रॉब्लम्स क्या क्या झेल रहे हो इस बाइक से अभी तक? भाई देखो, प्रॉब्लम्स मैं बताऊंगा, इसके बाद पहले मैं अच्छी चीजें बता देता हूँ। अच्छा, तारीफ भी जरूरी है। तारीफ ज्यादा जरूरी है भाई, मतलब प्रॉब्लम्स है भाई, लेकिन जितना मजा ये बाइक देती है ना आपको, उसमें प्रॉब्लम्स आपको दिखेंगी, घुल मिल जाती है, प्रॉब्लम मिल जाती है। तो भाई सबसे पहले मतलब जो परफॉर्मेंस है जिसके लिए जानी जाती है, एक नंबर परफॉर्मेंस है भाई, इतनी बीस्ट चलती है ना, मतलब आप छठे गियर में भी चल रहे हो और आप ऑलरेडी 70 80 90 100 भी जा रहे हो ना, फिर भी आपको थ्रोटल बचता है। आप थ्रोटल चाहे 3 बारी में दीजिए, तीनों बारी में आपको जितना ज्यादा दोगे उतना पुल मिलेगा। इसके अंदर बहुत तगड़ा पुल आता है इसके अंदर। अच्छा, एक चीज और पूछूंगा, टॉप स्पीड कितनी लगाई अभी तक? भाई टॉप स्पीड का आज तक शौक नहीं रहा, इनिशियल्स का शौक है। हाईवे पे भी खुला हाईवे होगा ना तो भी 100 नहीं जाता, हाईवे पे हमेशा 58 पे ही क्रूज करता हूँ, क्योंकि कोई जल्दी मुझे होती नहीं है। चलो भाई बढ़िया है यार, अच्छी है, अच्छी चीज है आपकी। ठीक है, फिर उसके आगे तो अच्छा और अच्छी चीजें मैं बताता हूँ भाई। देखो, कॉर्नरिंग करते टाइम बहुत तगड़ा कॉन्फिडेंस आता है। उसके बाद भाई मतलब ब्रेकिंग कंट्रोल इतना अच्छा है ना, मतलब आगे वाली ब्रेक और पीछे वाली ब्रेक का एक कॉम्बिनेशन अगर आप लगाओगे, इतना स्मूथ, इतनी प्यारी रुकती है ना, मतलब 3 बारी तो ऐसे मेरे दिमाग में रटी पड़ी है कि भाई उस टाइम अगर इसकी ब्रेकिंग में अगर कोई दिक्कत होती है ना, तो उस टाइम में बचता नहीं। क्योंकि कई बार सिटी में क्या होता है कि यार ये वाली जो बाइक है ना 4000 RPM क्रॉस करती है ना, एकदम से बहुत तगड़ा बीस्ट पुल मारती है। ऑफ कोर्स भाई, तो या तो आप 4000 पे गियर लगा दो, या फिर आप खुली रोड है तो भाई खींच लो, है ना। तो ये रुकती नहीं है 4000 RPM के बाद, तो 4000 पे सिटी में गियर लगाना पड़ता है, क्योंकि 4 से 4500 RPM पे किसी से भी आगे निकल जाती है। तो भाई वहाँ पे ब्रेकिंग कंट्रोल बहुत जरूरी हो जाता है। भाई तो भाई ब्रेकिंग एक नंबर है, ब्रेकिंग बहुत प्यारी ब्रेकिंग है। अच्छा, है ना। उसके बाद भाई मतलब जो गियर का पूरा वो है ना, ट्रांसमिशन बहुत प्यारा है, इतना स्मूथ चलता है, मतलब बस आप क्लच दबाइए और खींचिए। जो क्विक शिफ्टर आता है इसके अंदर, ऑटो ब्लिपर भी है उसमें या सिर्फ क्विक शिफ्टर? नहीं, वो सिर्फ अप शिफ्ट है, डाउन शिफ्ट नहीं है, ऑटो ब्लिपर नहीं है। तो मतलब जर्क वर्क आता है, मतलब मैंने बहुत से लोगों की कंप्लेंट सुनी थी कि मतलब जब स्टार्टिंग्स में ये आया था क्विक शिफ्टर, अभी वाली में क्या कहना चाहते हो जो ये आपकी बिल्कुल लेटेस्ट है? देखो, इसकी मैं आपको बताता हूँ, जैसे स्लिपर क्लच मिल जाता है इसके अंदर, तो आप अगर क्विक शिफ्टर यूज भी नहीं कर रहे हैं, तो पहली बात तो क्विक शिफ्टर आप तब यूज करिए जब आप बिल्कुल बीस्ट पुल पे लेके चल रहे हैं अपनी बाइक को। जब आप जा रहे हैं ना, मतलब हर गियर पे आप 5 से 6000 RPM खींच रहे हो, तो आप क्विक शिफ्टर मारिए, बिल्कुल पानी की तरह ना, ऐसे बिल्कुल इतने प्यार से गियर उठाती है, बहुत प्यारा गियर उठाती है। लेकिन अगर आप कोशिश करोगे कि भाई आप 4000 RPM के आसपास या उससे नीचे अगर क्विक शिफ्टर मारने की कोशिश करते हो, तो वहाँ पे लैग भी है, वहाँ पे जर्क भी है, और वहाँ पे आवाज भी बहुत जोर से आती है, और आपकी चेन को ना मतलब ऐसे लगता है कि बाइक तोड़ देगी। तो उस टाइप का झटका भी आपको महसूस होगा अगर आप कम स्पीड पे लगाओगे, कम स्पीड पे अगर गियर लगाओगे। तो देखो यार, भाई ने वैसे बात सही बताई, मतलब क्विक शिफ्टर का मेनली मेरे को भी यूज ऐसा लगता है कि जब आपके हायर से RPM रहेंगे ना, तो लगाओगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। अच्छा भाई, और कुछ अच्छी चीज बाकी रह गई? उसके बाद भाई इसमें ना स्लिपर क्लच मिल जाता है। ठीक है, और स्लिपर क्लच इसका इतना प्यारा काम करता है। सबसे पहले तो लाइट बहुत है, आप एक उंगली से भी ऑपरेट कर लो, ये तो है ना। और डाउन शिफ्ट में इतना स्मूथली गियर उतारता है ना वो, ऐसे इतना अच्छा RPM वाला आपको पुश देता है कि बस आप डाउन शिफ्ट करते ही भगा लो, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। स्किड होने की कोई चांसेस नहीं है। टायर बहुत प्यारे हैं, पूरा मतलब कॉन्फिडेंस है ना, एक पूरा दे देती है बाइक, मजा दे देती है पूरा। मतलब जो मैटजिलर टायर्स अंदर आते हैं, मैटजिलर टायर्स आते हैं। अच्छा चलो, अब मैं आता हूँ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स के बारे में, जो मुझे प्रॉब्लम्स बताता हूँ भाई, एक एक करके सारी। ठीक है, सारी गिनवाऊंगा। ठीक है, तो भाई फ्रंट से शुरू करूंगा। सबसे पहले जब नई लेके आया था ना, तो थोड़ा सा ना मतलब, एक तो मैं नया था, मैं स्टार्टर बाइकर था। ठीक है, तो इसके ना ब्रेक पैड्स हमें टाइम टू टाइम साफ करने पड़ते हैं। आपको ब्रेक पैड खोलने हैं, निकालने हैं, फिर उसको रेगमाल से सैंड पेपर से घिसना है, फिर साफ करके निकालने हैं, वरना ब्रेक आवाज
करती है, अच्छा, पू करती है बहुत जोर से, तो वो थोड़ा सा ना अनोइंग लगता है। ठीक है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी मेंटेनेंस यहाँ पे ना आपको टाइम टाइम अपनी बाइक की खुद से करनी पड़ती है। ठीक है। उसके बाद भाई दूसरा है कि इसका जो सस्पेंशन है ना वो थोड़ा स्टिफर साइड है। तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, अगर आपके बैक वगैरह में प्रॉब्लम है या कुछ भी इशू है ना आपको बैक से रिलेटेड, तो आप इस बाइक पे मत जाइए, क्योंकि वहां पे अगर गड्ढा आएगा तो काफी मतलब आपको लगेगा कि हाँ भाई बहुत स्टिफ है, बहुत ज्यादा आपको फील होगा कि गड्ढा बिल्कुल आप तक आ गया है। तो भाई ये इसके सस्पेंशन की बात है। ठीक है। उसके बाद भाई यहाँ पे ना एक तीसरा इसके यार ये जैसे अपडेट सॉफ्टवेयर मिलना चाहिए इसके मीटर को। अच्छा। क्योंकि आपको जो एडवेंचर मिलती है उसमें भी आपको अपडेटेड वाला मिलता है, तो उसमें आपको नेविगेशन भी मिल जाएगा। उसके बाद आप आरसी में भी ये चीज शायद से अपग्रेड करवा सकते हो, इसके अंदर आपको नेविगेशन नहीं मिलता। तो वो भाई यहाँ पे थोड़ा सा कर देना चाहिए था। अच्छा, ठीक है। उसके बाद भाई थोड़ा सा ना इंजन की तरफ आते हैं। बिल्कुल भाई। तो भाई एक तो अगर आप सिटी में इस बाइक को यूज कर रहे हो, ठीक है, तो भाई वहां पे मतलब सिटी में हमेशा ये समझ लो इसका रेडिएटर ना हर 2 सेकंड हर 3 सेकंड बाद ऑन हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ से इतनी जोर से गर्म हवा फेंकती है ना, आप अपने बाल ऐसे करके चाहे इस पे हेयर ड्राई कर लो बहुत तगड़ी हवा फेंकती है और गर्म बहुत ज्यादा हो जाती है, तो फील होता है। एक बार मैं यहाँ से आ रहा था खानपुर से और मैं पेट्रोल डलवाने के लिए रुका था, तो मैंने अपनी बाइक स्टार्ट छोड़ी हुई थी, तो मैं सीट पे बैठा हुआ था, फिर भी मुझे फील हो रहा था कि मुझे नीचे से ना हीट कर रही है बाइक। तो मुझे अपने बम पे लग रहा था कि हाँ भाई हीटिंग हो रही है इसमें, है ना। उसके बाद भाई थोड़ा सा वाइब्रेशन का इशू है इसके अंदर। आप आइडलिंग पे अपनी बाइक छोड़ोगे या फिर आप 4000 आरपीएम से नीचे क्रूज करते हो ना, तो वहां पे आपको वाइब्रेशंस देखने को मिलेंगी। आप अभी भी स्टार्ट करके बेशक से देख लो, तो शीशों पे भी ना ऐसे ऐसे हिलते हैं, वाइब्रेट होते हैं। थंब पे इसके अंदर थोड़ा सा। ठीक है। तो रिफाइनमेंट यहाँ पे ना यार जरूर से थोड़ी सी करनी चाहिए थी, रिफाइनमेंट होनी चाहिए थी। ठीक है। उसके बाद भाई थोड़ा सा और नीचे आते हैं, तो यहाँ पे जो ग्राउंड क्लियरेंस है, बिल्कुल भाई ग्राउंड क्लियरेंस की तरफ से ना बहुत बड़ी शिकायत है इसके अंदर। अगर आप 2 बंदे बैठे हुए हो और हमारे देश में आप देख ही सकते हो भाई किस तरीके के ब्रेकर्स होते हैं, कहीं पे भी कोई कुछ भी बना जाता है, ना कोई परमिशन है ना कुछ है ना। तो वहां पे भाई ऐसे घिसती है ना, मतलब बिल्कुल यहाँ दिल में दर्द हो जाता है कि भाई ये तो हो गया। लेकिन सिंगल पे भी लगती है सिर्फ 2 पे? एक्चुअली सिंगल पे भी लग जाती है अगर ब्रेकर थोड़ा सा वैसा है तो, बड़ा है ना। अगर एकदम से इंस्टेंट सा ब्रेकर है तो आप टेढ़ी करके निकालो, अच्छा, है ना। वरना 2 है तो भाई 2 पे तो लगी जाएगी नॉर्मल साइज पे भी। ठीक है। तो भाई वहाँ पे फिर स्टिफ सस्पेंशन भी दिक्कत देता है, उसके बाद फिर ये चीज भी दिक्कत देती है। तो भाई यहाँ पे थोड़ा सा ये चीज ध्यान देने वाली है, जरूर से लगेगी भाई, लगती रहती है। मैंने 3-4 ओनरों से पूछा, लगती रहती है। ठीक है। उसके बाद भाई जो बैक हमारी ब्रेक है ना यार, उसका थोड़ा सा और बाइट कर देते ना, मतलब सिंगल पिस्टन कैलिपर मिलता है, थोड़ा सा डबल पिस्टन करके और एबीएस का जो हमारा किक इन है उसको थोड़ा सा डिलेड करते ना, तो रियर ब्रेकिंग भी और अच्छी हो सकती थी। बिल्कुल। उसके बाद भाई एक मतलब थोड़ा सा सीटिंग को कंफर्टेबल यहाँ पे कर देते भाई मेरे को कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं पड़ी और इस आदमी ने ना सब कुछ बता दिया, जो प्रॉब्लम सच में जो मतलब बंदा फेस कर सकता है। भाई देखो पीछे मतलब देखो मैं बता देता हूँ कि पीछे कोई भी बैठता है ना, तो थोड़ी देर बाद ये कह देता है कि भाई मैं इस पे नहीं जाऊंगा, अपनी स्प्लेंडर निकाल ले उस पे ले चल मुझे। बिल्कुल। तो यहाँ पे थोड़ा सा यार ये कुछ नहीं कर देते। उसके बाद ये वाली भी चौड़ी है सीट चौड़ी होने में कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा जो मतलब इसमें ना थोड़ी कुशनिंग जो होती है ना वो थोड़ी इंक्रीज हो जाए तो काफी बेटर हो सकती है। कुशनिंग इंक्रीज हो जाती है, जैसे नई वाली आरसी में कुशनिंग अच्छी है, तो वो थोड़ा सा आप लंबा लेके जा सकते हो अगर वो सीट इसमें होती तो, क्योंकि उसके सिटिंग पोस्चर की वजह से आप उसे लंबा नहीं लेके जा सकते। तो भाई ये यहाँ पे जरूर से कर देना चाहिए था। थोड़ा कमेंट मारते हैं कि कहीं प्लास्टिक ले रहा है, लेकिन जब खींचती है मजा दिला। अच्छा चलो भाई मैं ना अब एंड करता हूँ वीडियो, बस 1-2 क्वेश्चन और करके। भाई सबसे पहला चलो ये सारी प्रॉब्लम्स आपने बता दी, 2 चीजें मुझे और पूछनी है उसके बाद खत्म करते हैं वीडियो। बिल्कुल। पहला माइलेज और दूसरा इसकी हेडलाइट की विजिबिलिटी के बारे में मैं भाई माइलेज में बता देता हूँ। देखो अगर आप खींचने के शौकीन हो ना, मतलब सबसे पहली बात तो मैं बताऊंगा कि भाई बाइक देखो बनी ही खींचने के लिए, ठीक है। अगर आप इसे नहीं खींचोगे ना तो इसमें उल्टा आपको दिक्कतें ही बनेंगी, कभी इंजन में आवाज, कभी कुछ आवाज, कभी चेन ढीली, कभी कुछ, कभी गेयरों में खटर पटर। तो खींचो भाई, मतलब कुत्ता बना दो पूरा। उसी के लिए बाइक बनी हुई है। उसी की आपको 5 साल की इंजन वारंटी भी मिलती है इसके अंदर। अगर आप अभी बाइक लेते हैं, अभी ऑफर चला हुआ है, तो 5 साल की अपनी इंजन वारंटी का पूरा लुत्फ उठाओ, कोई दिक्कत आती नहीं है वैसे। तो खींचो भाई, क्विक शिफ्टर वगैरह आपने मारो, 6-7 हजार आरपीएम लेके जाओ। क्योंकि मैंने एवरेज निकाल के देख ली, तो जब मैं बेस्ट एवरेज इससे निकालता हूँ, अगर मैं हाईवे पे ले जाऊँ तो हाईवे पे मुझे लमसम अराउंड 24 से 25 तक का दे देगी। अच्छा हाईवे। लेकिन अगर मैं सिटी में चलाऊं और इजी चलाऊं, सिंपल चलाऊं, 4000 आरपीएम पे आराम से क्रूज वगैरह करूं, तो वहां पे आप 18 से 19 तक का 20 तक का एवरेज आप मान के चल सकते हो। लेकिन अगर आप सिटी में कुत्ता बनाओगे ना, तो भाई 15-16 इतना ही आपको देगी, उससे ज्यादा नहीं दे सकती है। ठीक है। तो अगर आप ले रहे हो तो भाई एवरेज की तरफ बिल्कुल मत जाना, मजा लो, पूरा कुत्ता बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, मजा आता है, मजा आता है। ठीक है। और हेडलाइट के बारे में क्या कहना चाहते हो? हेडलाइट की विजिबिलिटी एक नंबर है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा भाई मेरा एक लास्ट क्वेश्चन सॉरी मैं भूल गया, केटीएम से सर्विस कराते हो, उनका रिस्पांस कैसा है और सर्विस कितनी आपको सही लगती है, मतलब कॉस्टली है क्या है? कहने वाली बात है ना कि केटीएम है भाई, वो सच की बात है। मतलब देखो एक तो डीलर टू डीलर डिपेंड करता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। अगर आप महिपालपुर में जाओगे, वहां पे केटीएम का डीलर है बग्गा लिंक, सर्विस हो जाएगी, बंदे नॉलेजेबल है, लेकिन आपको वो एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा क्योंकि वर्कशॉप ही ऐसी है। लेकिन वहीं पे अगर आप चले जाओगे ओखला में मधुर बजाज,
तो वहाँ पे इतना प्रीमियम एक्सपीरियंस है भाई, आपको प्रॉपर बैठने के लिए एसी रूम्स हैं, वहाँ पे पानी वगैरह पूछते हैं, चाय कॉफी लेके आते हैं, आप चाहो तो मतलब वो लोग इतने अच्छे हैं कि अगर आपको उनका खुद का पसंद नहीं आ रहा ना तो आप खुद से अपनी बाइक सर्विस कर लो, उनसे पूछ के वो करने देंगे, मना नहीं करेंगे। अच्छा, तो बहुत प्रीमियम एक्सपीरियंस है भाई, मतलब बढ़िया है आपका एक्सपीरियंस। हाँ, बढ़िया। मतलब देखो सर्विस भाई- कॉस्ट क्या आती है वैसे इस बाइक की? अगर भाई सर्विस कॉस्ट मैं आपको बता देता हूँ, अभी फर्स्ट सर्विस करवाई थी मैंने नवंबर में, 45 डेज वाली, और लेबर फ्री होती है, तो लेबर चार्ज मैं आपको बता देता हूँ, अराउंड 900 रुपए लेबर चार्ज आएगा। वैसे इसकी सर्विस कॉस्ट मुझे आई थी कुछ 2900 के आसपास, मतलब आप सर्विस चार्ज लगा के 3-3.5 हजार तक चले जाओगे सर्विस पे। अगर कोई पार्ट मैक्सिमम कितने का हुआ है सर्विस आज तक? सर्विस हुई थी मेरी लास्ट टाइम 2200-2300 रुपए की हुई थी, जिसमें अगर आप 900 लेबर चार्ज ऐड कर दोगे, 3 सर्विस जो फ्री मिलती है, उसके बाद तो आप 3000-3500 पहुंच जाओगे। 3000-3500। तो मतलब एक्सपेंसिव लगी या ठीक लगी आपको प्राइसिंग? क्या क्या कहना है इस बाइक? भाई मैं बता देता हूँ, इसको बजाज ओन करता है अपनी KTM को इंडिया में, तो एक तो पार्ट अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी है, ठीक है। उसके बाद पार्ट्स की कॉस्ट ना बहुत ही कम है, मतलब बहुत मिनिमल कॉस्ट आपको देनी पड़ती है, तो सर्विस की तरफ से आप निश्चिंत रह सकते हो। प्रीमियम का प्रीमियम मिलेगा, परफॉर्मेंस का परफॉर्मेंस मिलेगा, और सर्विस की जो कॉस्ट है ना, तो आप अदर ब्रांड्स के कंपैरिजन में इतनी कंपेटेबल मान सकते हो कि आपको रॉयल एनफील्ड भी इससे महंगी पड़ेगी सर्विस में, ये नहीं पड़ेगी। नहीं पड़ेगी। तो देखो भाई, ये था पूरा का पूरा ओवरऑल पूरा का पूरा एक्सपीरियंस। तो थैंक यू सो मच नवीन भाई, आपने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस किया। थैंक यू। देखो भाई, मेरे को कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं पड़ी, मतलब मैं बोलने से पहले उन्होंने सब कुछ बता दिया कि क्या उनको प्रॉब्लम्स इस बाइक में लगती है और क्या अच्छाइयाँ लगती है। देखो प्रॉब्लम्स में एक थोड़ा हीटिंग आपको मेन मतलब आप लोगों को इरिटेट कर सकता है, और सीटिंग पोजीशन जो है ना, मतलब सीटिंग पोजीशन नहीं, सीट जो है ना, वो कहीं ना कहीं आप लोगों को डेफिनेटली ऐसी लगेंगी कि थोड़ी सी हार्डर साइड है। तो वो सारी चीज़ें जो है वो आप लोग देख लेना। बाकी भाई अगर आपको पावर चाहिए, क्लियरेंस भी मेजर इशू है। हाँ मेजर है वो। जैसे आप BS4 में देखते थे ना, तो यहाँ से अपना एग्जॉस्ट पाइप अंदर से आके यहाँ लगता था, लेकिन अब कैटालिटिक कन्वर्टर की वजह से ना नीचे से दिया है, वो एक प्रॉब्लम सॉल्व हुई है, तो एक वो हो गई है, उसमें हीटिंग ज्यादा आती थी, अब थोड़ी हीटिंग कम हुई है तो वो हो गया। तो भाई नीचे ना इसमें सपोर्ट दी हुई है, तो लग भी जाती है तो कोई दिक्कत नहीं आती। हाँ, वो तो 390 में मिलेगी, 250 में, 200 में इनमें सपोर्ट भी नहीं मिलेगा। हाँ वो तो चीजें हैं। तो देखो भाई, ये है पूरी की पूरी मतलब कहानी भाई। ओनरशिप आप लोगों ने देख लिया होगा। बाकी मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।